स्वागत है आपका नई धारा रेडियो की एक और पॉडकास्ट श्रृंखला में। यह श्रृंखला नई धारा के संस्थापक श्री उदयराज सिंह जी के साहित्य को समर्पित है। इस पॉडकास्ट में आप सुनेंगे उदयराज जी द्वारा लिखी कहानियां, संस्मरण व लेख। सुनना न भूलें नई धारा रेडियो पर। आज सुनिए संस्मरण हमारे बाबूजी। का लिखत बाड़ा भैया? ना कुछ ना, ऐसे ही कुछ नहीं, तनी हमहू देखी। इतना कहकर छोटे बाबूजी मेज पर झुक जाते हैं और मुस्कुराते हुए कुछ कहने लगते हैं। बड़े बाबूजी अपनी लिखी हुई कॉपी उनकी ओर बढ़ा देते हैं। बड़े भाई के हाथ में कलम है, अभी अभी स्याही में डुबोकर भरी हुई, और छोटे भाई के हाथ में लॉ करोना सिगार। सारा वातावरण सिगार की गंध से भर जाता है। दोनों भाई मुस्कुरा रहे हैं। एक एक पंक्ति पर चर्चा छिड़ जाती है। मैं दूर से बरामदे में छिपकर खड़ा हो यह युगलबंदी देख रहा हूं। सन 1933 की फरवरी का महीना। मैं अभी 12 वर्ष का भी नहीं हूं। स्कूल की देहरी पर पैर तक नहीं रखा। मैं बड़े कौतूहल से यह लीला देख रहा हूं, मगर कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। हम बच्चे दोनों बाबूजी से बहुत डरा करते थे। पुराने नाज अंदाज, रीति रिवाज, पिता के पास भी बड़े अदब से जाना, बातें करना, फिर उल्टे पांव लौट आना। सोचा कल बसंत पंचमी है, स्कूल में पारितोषिक वितरण समारोह है, जिलाधीश श्री श्यामलधारी लाल ICS पधार रहे हैं, उसी के संबंध में कोई चर्चा है। दूसरे दिन स्कूल हॉल खचाखच भरा है, कहीं तिल रखने की जगह नहीं। मंच पर बीच में लाल साहब विराजमान हैं और दोनों बगल में दोनों बाबूजी। सभा की कार्यवाही 11वें दर्जे के विद्यार्थी उमेश चंद्र मधुकर के कविता पाठ से शुरू होती है। रिझाऊं क्या गाकर मां तुझे, भरा है आहों से जो गान। उफ, कमाल है, बहुत सुंदर। वाह मधुकर जी, इस पंक्ति को एक बार फिर से दोहराइए। इसरार जो है। बड़े बाबूजी कहते चले जाते हैं। उनके साथ साथ सारी सभा झूमती जाती है। लाल साहब मंच पर चुप बैठे हैं, मगर उन पर उन पंक्तियों का कोई भी असर नहीं। मैं अवाक हो यह दृश्य देख रहा हूं। बिना पंडित जी के समझाए हुए उस कविता को समझने की क्षमता उस समय मुझ में न थी। दूसरे दिन सुबह पंडित जगदीश शुक्ल, स्थानीय हाई स्कूल के हेड पंडित, मुझे पढ़ाने को मेरे बंगले पर पधारे। साथ में विकास स्कूल का हस्तलिखित पत्र का वसंतांक भी लिए हुए। शुक्ल जी बड़े खुश दिखे। अपनी आशातीत सफलता पर उन्हें बड़ा गर्व हो रहा है। उन दिनों सूर्यपुरा के साहित्यिक जीवन के वे प्राण थे। नई नई उम्र, उमगती जवानी और साहित्य की हर विधा पर कुछ कहने की, कुछ बोलने की अतिरिक्त लालसा। विद्यार्थियों के तो वे प्रेरणा स्रोत थे जैसे। स्कूल के हस्तलिखित पत्र विकास को प्राणवान बनाया उन्होंने, और उसके विशेषांकों की खूब चर्चा रहती उस मंडल में। लीजिए शिवाजी, यह रहा विकास का वसंतांक। मैं झट उसे उठाकर पढ़ने लगा। प्रथम पृष्ठ पर ही लिखा है, कानन मुरली मधुर धुनी नयनन में ब्रजबाल, कानन मुरली मधुर धुनी नयनन में ब्रजबाल, मन मंदिर में राधिका रोम रोम गोपाल। प्रिय बाल वृंद, इस मुरली मनोहर की मुरली बज रही है, उधर सारथी कृष्ण का शंख निनाद। यह माधुर्य की लहर है, वह गांभीर्य की निविड़ निःविश्वास। इधर चंद्र की शीतल किरणें, उधर सूर्य का उत्पत प्रकाश। आपके हृदय में प्रेम मुरली की निरंतर ध्वनि हो और मानस पटल पर ज्ञान प्रकाश। दोनों जरूरी हैं, विश्व का प्रेम और विश्व का ज्ञान। सस्नेह, वसंत पंचमी 1933, राधिका रमन प्रसाद सिंह।
मैं आश्चर्यचकित, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पंडित जी ने टोका, आपको क्या विश्वास नहीं हो रहा है? यह आपके पिताश्री राजा साहब का संदेश है। परसों रात यहीं बंगले पर ही यह संदेश लिखकर मेरे पास भेज दिया था उन्होंने। परसों रात की घटना मुझे अब याद आने लगी। उस रात जरूर यही संदेश बाबूजी लिख रहे थे और छोटे बाबूजी उसे पढ़ते जाते और मुस्कुराते जाते थे। परंतु मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मेरे पिताजी लिखते भी हैं। उनकी एक भी पंक्ति लिखी हुई मुझे पढ़ने को नहीं मिली थी। मेरे पिता एक लेखक भी हैं, इस कल्पना से एक अजीब सेहरन, अपूर्व पुलक प्लावन महसूस कर रहा हूं मैं। वाह, राजा साहब हिंदी के चोटी के लेखक और कहानीकार हैं, इसकी आपको कोई खबर नहीं? मगर इसकी खबर आपको होती तो कैसे, मैंने इसकी कभी चर्चा ही नहीं की आपसे। एक दिन उनका बेतिया वाला भाषण आपको पढ़ाऊंगा और एक दिन गांधी जी को जो मान पत्र उन्होंने दिया था वह भी पढ़ाऊंगा। कानों में कंगना तो अभी आपको समझ में नहीं आएगी, कुछ बड़े हो जाइए तो मधुकरी की एक प्रति स्कूल की लाइब्रेरी से लाकर आपको दूंगा, उसी में वह कहानी प्रकाशित है। मैं परेशान हूं। बाबूजी भी कहानियां लिखते हैं और उनकी 3-3 पुस्तकें गल्प, कुसुमावली, नवजीवन प्रेम लहरी और तरंग प्रकाशित भी हो चुकी हैं। ये सारी बातें मेरे लिए बड़े आश्चर्य के विषय थीं। मेरे बाल सुलभ मस्तिष्क में अट ही नहीं रहा था कि बड़े बाबूजी भी लेखक हैं। सचमुच शुक्ल जी ने एक दिन बेतिया वाला भाषण बड़े चाव से मुझे सुनाया और क्लिष्ट पंक्तियों का अर्थ भी समझाया। दूसरे दिन महात्मा गांधी को दिए गए मानपत्र की एक प्रति भी मुझे भेंट की और खूब झूम झूम कर उसे मुझे समझाया भी। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती है, बाबूजी की रचनाओं को जानने समझने की मेरी जिज्ञासा भी बढ़ती जाती है। सन 35 आते आते बाबूजी की कलम, जो सन 20 से 35 तक नज़रबंद थी, वह फिर उन्हीं के शब्दों में गुल कतरने लगी। और फिर क्या था, बादल से चले आते हैं मजमू मेरे आगे। कभी खटवा पेड़ के नीचे तो कभी मोरपंखी की झाड़ में बाबूजी दफ्तर जमाए बैठे हैं। किसानों की भीड़ लगी है। रमजान अली, मुंशी राम लगनलाल, नसीर खां इत्यादि फाइलों को लेकर खड़े हैं। तब तक शुक्ल जी, शिवमंगल सिंह, राधा बाबू, स्थानीय स्कूल के शिक्षकगण तथा रसिया श्याम बाबा वहां पहुंच जाते हैं और सारी भीड़ को थोड़ी देर विश्राम के लिए बर्खास्त कर वे उन्हें रात में लिखे पन्नों को सुनाने लगते हैं। मेरे कानों में उनकी आवाज़ पहुंचती है। मैं छिपकर इर्द गिर्द खड़ा हो जाता हूँ। दोनों कान उन्हीं के शब्दों पर टिक गए हैं। बातें कम ही समझ में आती हैं, मगर शब्द ध्वनि का रसास्वादन मन करने लगता है। चर्चा जैसे ही खत्म होती मैं चंपत हो जाता। कोई यह न जान पाए कि मैं भी उस मजलिस का आशना ठहरा। पिता पुत्र की दूरी उन दिनों इतनी रहती थी कि पिता की साहित्यिक गतिविधियों का पता तक पुत्र को न चले। शाम को पढ़ाने जब शुक्ल जी आते तो चर्चा छेड़ देते। बहुत दिनों बाद अब राजा साहब की लेखनी आसमान से सितारे तोड़ने को उड़ चली है। कोई भारी भरकम उपन्यास लिख रहे हैं, बिल्कुल गंगा जमुनी शैली। अक्सर उसकी चर्चा कारबार की भीड़ में ही छेड़ देते हैं। गजब की शक्ति है उनमें। स्टेट के कामों की इतनी उलझन, इतनी झंझटें और उसी बीच साहित्य चर्चा भी। मानसिक शक्तियों पर अद्भुत अधिकार है उनका। भोर तड़के टहलने के समय से ही जो इलाके के लोगों से मिलना शुरू कर देते हैं तो रात खाने के समय तक वही सिलसिला चलता रहता है। मिलने जुलने वालों का तांता, हरेक की फरियाद सुनना और हर दरख्वास्त पर उचित ऑर्डर देना, स्टेट के तमाम मुकदमों की पैरवी का प्रबंध भी करना और रात में विश्राम के समय राम रहीम लिखना, उफ, कुछ न पूछिए, गजब की क्षमता है उनमें। और हाँ, दिन में भी जब कभी काम की भीड़ में कोई पंक्ति मस्तिष्क में कौंध गई, उसे झट चिट पुर्जे पर दर्ज कर लिया। चिट पुर्जों का तो अंबार लग गया है जैसे। कभी इस लिफाफे में कुछ पड़े हैं, कभी किताब और पत्रिकाओं के पन्नों में सुरक्षित रख दिए गए हैं। सन 35 की गर्मी आते आते बाबूजी का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा।
दिन में स्टेट की भीड़ और रात में जग कर राम रहीम लिखना, बस उनका शरीर धोखा देने लगा। डॉक्टरों की राय हुई कि उन्हें सूर्यपुरा से जल्द हटा दिया जाए। छोटे बाबूजी ने स्टेट का भार अपने कंधे पर लिया और वे सबको लेकर नैनीताल चले गए। नैनीताल से राम रहीम का लेखन कैसे हुआ, इसकी कहानी तो शिवमंगल सिंह और भाई जगदीश चंद्र माथुर के संस्मरणों में मिल जाएगी। हाँ, नैनीताल की यह घटना मुझे आज भी याद है। बाबूजी को सिनेमा और थिएटर देखना बहुत पसंद था, और वह भी सेकंड शो में। जवानी में उन्हें नींद की कमी और भूख का अभाव बराबर सताता रहा, इसलिए शायद वह रात में सिनेमा और थिएटर देखना ज़्यादा पसंद करते। अक्सर वह खाना खाकर पैदल बाबू शिवमंगल सिंह के साथ सिनेमा चले जाते और उस ठंडक में ही आधी रात के उपरांत लेक से जखवाल सदन तक की ऊंची चढ़ाई चढ़कर घर पहुंचते। साथ में सिनेमा के गानों का छपा हुआ पर्चा जरूर रहता। उन दिनों चंडीदास फिल्म का यह गाना, प्रेम नगर में बसाऊंगी घर में तज के सब संसार, गली गली में गाया जा रहा था। चाहे जिस कूचे से निकल जाइए, किसी के गले से इस गाने की कड़ी आप अवश्य सुन लेंगे। हमारे श्याम बाबा ने तो इस गाने को सदा सुनते रहने के ख्याल से एक ग्रामोफोन ही खरीद लिया था। जब बाबूजी कभी मूड में आते तो कहते, चचा साहब ज़रा मंगाइए अपना ग्रामोफोन और एक बार फिर हो जाए वही प्रेम नगर में बसाऊंगी घर में। बस श्याम बाबा के घर से किसी के सर पर लदाकर ग्रामोफोन मंगाया जाता और उस पर वही तवा चढ़ जाता। एक दिन मलिक जी, पंडित सहदेव दुबे, संगीत शिक्षक स्थानीय हाई स्कूल, को बुलाकर बाबूजी ने कहा, राम रहीम का लेखन समाप्त हो गया। भगवत बाबू और सुरेश प्रेस कॉपी तैयार कर रहे हैं। सिर्फ आपकी सहायता बिना आखिरी अध्याय का काम रुक गया है। मलिक जी चकराए, झट पूछा, सरकार इतने बड़े लेखक, भला मेरे बिना कैसे काम रुक गया है? तो आइए इन पंक्तियों को लिख लीजिए, ज़रा गाकर देखिए तो। यह प्रेम नगर में बसाऊंगी घर में की धुन पर गाया जा सकता है या नहीं? यदि बेला इस गीत को उस धुन पर गा देती है तो समझिए मेरी मेहनत सफल हुई। मलिक जी ने पंक्तियां लिख लीं और उसे गाने की धुन पर उतारने के लिए 2-4 दिन का समय मांगा। फिर उन्होंने उसे लयबद्ध किया और 2 दिनों के बाद उसी धुन में गाकर बाबूजी को सुना दिया। बाबूजी बाग बाग हो गए। ये पंक्तियां यूं हैं, राम जानकी राम ही, रावण राम ही पवन कुमार, राम राधिका राम ही, मुरली राम ही नंद दुलार, राम खिवैया राम ही, नैया राम ही पारावार, राम बजैया राम ही, बाजा राम ही सुर संचार। ये राम रहीम के अंतिम पृष्ठ से उद्धृत है। होली और दशहरा में हमारी ऐसी परंपरा रही कि दोनों बाबूजी और हम तीनों भाई एक साथ मोटर में सवार हो गोधूली बेला में देव दर्शन को निकलते थे। पहले बाबा बंगाल नाथ के मंदिर में जाते, फिर रघुनाथ जी के मंदिर में जाते, वहीं देवी जी की भी प्रतिमा के सामने फूल चढ़ाते और अंत में कुल देवता श्री लक्ष्मी नारायण के मंदिर में दर्शन कर दशहरे में तौजी के लिए बाबूजी गद्दी पर जाकर बैठते या होली में अबीर और गुलाल की सामूहिक होली में भाग लेते। खानदान की ऐसी परंपरा और उस परंपरा के सच्चे अधिकारी छोटे बाबूजी का रुख देखकर बाबूजी साफा और शेरवानी तथा चूड़ीदार पजामा पहन देव दर्शन को निकल तो जाते, मगर मुझे ऐसा बराबर महसूस होता कि इस सारे पूजा विधान से वे संतुष्ट नहीं दिखते। एक दशहरे की रात बाबा रघुनाथ जी के मंदिर से निकलकर जब मोटर में बैठे तो उन्होंने बड़ी दबी हुई जबान से छोटे बाबूजी से कहा, मुन्ना, रूप चाहे अनेक हो मगर स्वरूप तो एक ही है। छोटे बाबूजी हंस पड़े। भैया ठीक तो कहत बाड़ा। बड़े बाबूजी ने हंसकर इसे भी स्वीकार कर लिया और गाड़ी गढ़ की ओर बढ़ चली। बाबूजी अक्सर सूक्तियों में बोल जाते थे। वे सर से पैर तक सदा साहित्यकार ही रहे। कर्म के जिस क्षेत्र में हो या गर्दिश की जिस आंच में तप रहे हों, मगर
अपने साहित्य देवता के लिए मुक्ता के दाने चुन ही लेते थे। जब तक मेरी माँ जीवित रहीं वह उन्हीं के हाथ का बनाया हुआ खाना बराबर खाते। सुबह का नाश्ता वह लोगों से घिरे हुए और उनका काम निपटाते हुए ही कर लेते, मगर दोपहर और रात का खाना तो वह अंदर जाकर अम्मा के सामने आसनी पर बैठकर ही खाते। इतने ज़बरदस्त संयमी कि बिना नमक चीनी का खाना, और वह भी एक ही तरह का आजीवन खाते रहे। मगर उस अल्पाहार में भी वह अपना स्वाद खोज लेते थे, और वह ज़रा भी गड़बड़ा जाता तो खाना छोड़ देते थे। अपने निज परिचित स्वाद का मज़ा वह अम्मा द्वारा बनाए हुए खाने में ही पाते थे। उनके जीवन में मैंने कहीं भी कोई नफासत देखी तो अपने खाने के स्वाद के सिलसिले में या अपनी भाषा का ताना बाना बुनने में। मन चाहा खाना मिल गया तो आसनी पर जमकर बैठ जाते और फिर सूक्तियाँ, संस्कृत और बांग्ला की पंक्तियाँ, उर्दू के शेरों की वह झड़ी लगा देते कि घर के सारे बाल वृंद चकित होकर उन्हें देखते रहते और अम्मा मुस्कुराती रहती। अम्मा परंपरा निष्ठ हिंदू परिवार की एक सीधी सादी महिला थीं। रात दिन सेवा, व्रत, पूजा में तल्लीन रहती थीं, मगर साथ ही साथ पहनने और ओढ़ने की बड़ी शौकीन थीं। तीज त्योहार के दिन नथिया, बननी और अन्य तरह तरह के गहने तथा बनारसी साड़ी चादर से अपने को सुसज्जित करती और बाबूजी के कटाक्ष का निशाना बन जाती। अम्मा को इस लिबास में देखकर बाबूजी उन पर व्यंग्य प्रहार करने लगते और फिर क्या संस्कृत और क्या उर्दू दोनों की समान पंक्तियां हम बच्चों को सुनने को मिल जाती और अम्मा का भी मनोरंजन होता रहता। घर के बच्चों के उन्होंने दो दो नाम दे रखे थे, जैसे बालाजी बाजीराव पेशवा, रानाजी मुखधोलकर, शिवाजी जीवाजी भोंसले, माया माया निर्मल काया, सविंदु सिंधु सुस्खलत तरंग भंग रंजितम, नलिनी खोलो दो आँखी, रेवती सेवती, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी इत्यादि। अपने छोटे भाई के प्रति उनका प्रेम अगाध था। भ्रातृ प्रेम का ऐसा उदाहरण आज के युग में तो विरल ही मिलता है। सन 40 की छुट्टियों में मैं घर न जाकर कलकत्ता चला गया। उन दिनों बाबूजी अम्मा के इलाज के सिलसिले में कलकत्ता ही रहा करते थे। जिस दिन मैं वहाँ पहुँचा उसी दिन वह हल्ला करने लगे, तुम आज ही जाकर बंगला सिनेमा प्रतिश्रुति देख आओ। मैं बड़े चक्कर में पड़ा। मैंने कहा कि बंगला खेल तो मेरी समझ में आएगा ही नहीं। तुमसे मैंने कितना कहा कि बंगला और उर्दू दोनों जान जाओ, मगर तुम बात नहीं मानते। बंगला की कमनीयता और उर्दू की लोच जाने बिना भला कोई कैसे लेखक बन सकता है। खैर, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें प्लॉट बताता चलूँगा। मैंने पूछा, प्रतिश्रुति माने क्या हुआ? प्रतिश्रुति का अर्थ अंडरटेकिंग होता है। पहली बार और शायद आखिरी बार हम दोनों एक साथ सिनेमा देखने गए। समझने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। क्लिष्ट पंक्तियों को वह समझाते जाते थे। मैटिनी शो में हम लोग गए थे। खेल खत्म होने पर जब हम हॉल से बाहर हुए तो उनके शाम के टहलने का समय हो गया था। कहा, चलो पैदल ही टहलते चले। रास्ते भर बहुत गंभीर रहे। कहते रहे, तुम जानते नहीं, प्रतिश्रुति मेरी जीवन कहानी है। समझो पहाड़ी सन्याल मेरा ही पार्ट अदा कर रहा था। मेरे पिता ने भी मृत्यु के कुछ ही क्षण पहले मुझे अपने पलंग के पास बुलाया और मुन्ना का हाथ पकड़ाते हुए कहा, इसे आजीवन पुत्रवत समझना। इसका हाथ पकड़ तुम मुझे ऐसी अंडरटेकिंग दे दो ताकि शांतिपूर्वक मैं जा सकूं। मेरी उम्र उस समय 12 वर्ष की थी, मुन्ना की 9 वर्ष की। मैंने अंडरटेकिंग दे दी और उसे आज तक निभाता रहा हूं और आजीवन निभाता रहूंगा। इसलिए प्रतिश्रुति मुझे बहुत प्रिय है। इतना कहकर वह मौन हो गए। मैं भी उनके पीछे पीछे कलकत्ते की उस विराट भीड़ में खो गया। दोनों भाई एक दूसरे के पूरक रहे। हमारे मल्लिक जी बराबर कहते रहे कि स्वर्गीय राजा साहब यानी प्यारे कवि का विशाल व्यक्तित्व 2 हिस्सों में विभाजित हो सूर्यपुरा अंचल में अवतरित हुआ। उनका शौर्य और स्वाभिमान कुंवर साहब को मिला और उनका शील और कला राजा साहब ने पाई।
लोग कहते हैं कि राजा साहब को जब राजा का खिताब मिला तो वे विह्वल हो उठे। भला उन जैसे गरीब दिल व्यक्ति से उन दिनों की वह अंग्रेजी और सामंती ठाठ बाट की आन बान निभ सकेगी? मगर छोटे बाबूजी ने उन्हें सहारा दिया, ढाढ़स दिलाया, लाट साहब के दरबार में जाने तथा अन्य उच्च सामाजिक जीवन में प्रवेश करने के अनुकूल उनका सारा वार्डरोब ठीक कराया और उनके वहां जाने के पहले बराबर उनके सब कपड़ों को अपने सामने मंगवा कर ठीक करवाते और उनकी जयपुरी साफे में जो कुछ कमी रहती उसे अपने हाथों ठीक करते। अपने पहनने के कपड़े के विषय में बाबूजी शुरू से ही उदासीन रहते थे। कभी कभी गंजी फटी रहती, कभी जूता घिसा रहता, तो कभी कोट ममुराया सिकुड़ाया रहता। इसके चलते छोटे बाबूजी उनके नौकरों पर भी खूब बिगड़ते और उनकी मृत्यु के उपरांत जब बाबूजी 22 साल मेरे साथ पटने में रहे तो कम या बेश यह काम मुझे करना पड़ा। 1948 में छोटे बाबूजी के असामयिक निधन ने उन्हें तोड़ कर रख दिया। ऐसा जान पड़ा कि उनकी सारी दुनिया ही लुट गई। मैं तो उन्हें जीवन में इतना टूट कर जार जार रोते हुए कभी नहीं देखा था। उस कारुणिक दृश्य की छाप आज भी मेरे दिल पर गहरी है। उसके बाद उन्होंने जीवन में कितने उतार चढ़ाव देखे। उनके बुढ़ापे में मेरी माँ की मृत्यु हुई, उनकी जवानी की कमाई जमींदारी गई, अपनी मृत्यु के 2 महीने पहले पैर टूट जाने के कारण अशक्त हो पलंग पर पड़ गए, मगर कभी भी उतना टूटे न दिखे जितना अपने छोटे भाई के देहांत होने के बाद मैंने उन्हें पाया था। परंतु वह सदा कहते रहे कि साहित्य ऐसा न कोई सुहृद है न सहचर। घोर कष्ट के समय इसी ने उन्हें सांत्वना दी और शांति भी। वह महीनों सूर्यपुरा में अकेले पड़े रहते और इन्हीं दिनों जानी सुनी देखी माला की शुरुआत हुई और जब दिसंबर 1948 में वह पटना आए तो मुझे नारी क्या एक पहेली की पांडुलिपि प्रकाशनार्थ दे दी। जान पड़ा साहित्य की सघन छां ने उनके सारे कष्ट हर लिए और वह बहुत कुछ स्वस्थ दिखे। बल्कि पास ही खड़े अपने एक पुराने साथी से कहा भी, सिद्धेश्वर नाथ, हमसे बड़ा भाग्यवान कौन है? मुन्ना भी चले गए और जमींदारी भी जा रही है। भगवान ने मेरे जीवन के दोनों बंधनों को जरा आते ही काट कर फेंक दिया। अब तो साहित्य ही मेरा एकमात्र साथी है और बंदा नवाज भी। और शायद उनके जीवन के अंतिम दिनों में भी वही बंदा नवाज उन्हें शांति भी देता रहा, क्योंकि मृत्यु के 2-4 दिन पहले उनके मेल नर्स ने मुझसे कहा, बाबा अक्सर मुझसे राम रहीम पढ़वा कर सुना करते हैं। मुझे तो पंक्तियां समझ में नहीं आती, मगर वे आनंद विभोर हो जाते हैं। कुछ क्षणों के लिए अपनी व्यथा भूल जाते हैं। रामायण और गीता का जब भी पाठ बैठाया गया तो उन्होंने मुस्कुराकर उसे बंद करा दिया। किसी लेखक के लिए उसकी रचना कितनी प्यारी होती है इसका अंदाज मुझे तब लगा जब सन 38 में हम लोग कॉलेज बंद हो जाने पर इलाहाबाद से लौटकर दिल्ली एक्सप्रेस से डुमरांव स्टेशन पर पहुंचे। बाबूजी उन दिनों पुरुष और नारी लिख रहे थे। नौकर की गलती से पुरुष और नारी की पांडुलिपि गाड़ी में ही रह गई और गाड़ी खुल गई। बाबूजी बच्चों की तरह रो पड़े और चलती गाड़ी की तरफ भागे। पीछे पीछे छोटे बाबूजी भी दौड़े। जान पड़ा कि घबराहट में 2 डब्बों के बीच बड़े बाबूजी गिर पड़ेंगे और कट मरेंगे। खैरियत हुई कि ऐन मौके पर छोटे बाबूजी की बलिष्ठ भुजाओं ने उनके कोट के कॉलर पकड़ा गया और उसी पर बड़े बाबूजी ठंग गए। हल्के फुल्के तो थे ही। तब तक किसी ने चेन खींच दी और गाड़ी सिग्नल के बाहर रुक गई। हम तमाशबीनों के लिए तो यह एक क्षण जैसे एक युग सा बीत गया। दोनों ने आजीवन एक साथ रहकर भी 2 जिंदगी बिताई, 2 जीवन जिया। उनके जीवन के प्रति दृष्टिकोण अलग अलग रहे। संसार के राग और वैषम्य को अपनी अपनी तरह से भोगा, मगर एक दूसरे से इतना भिन्न, इतना अलग रहते हुए भी एक दूसरे के इतने समीप रहे, एक दूसरे को इतना जानते रहे, प्यार करते रहे। घर के बच्चों को वह सदा प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग की सीख देते और हम लोग से अक्सर कहते, अभाव की वायुमंडल तो विभव के वायुमंडल से सदा श्रेष्ठतर होता है। मेरी रुचि साहित्य की ओर कैसे बढ़ी
इसकी भी एक बड़ी मज़ेदार कहानी है। बाबूजी कभी भी नहीं चाहते थे कि मैं साहित्य की ओर झुकूं। छोटे बाबूजी की राय थी कि विज्ञान तरक्की पर है, इसलिए बच्चों को वैज्ञानिक या टेक्नोलॉजिस्ट बनाना है। बड़े बाबूजी भी इस राय की दाद देते थे। 8वीं कक्षा से ही हमें विज्ञान की शिक्षा दी जाने लगी। मुझे हिंदी लिखने पढ़ने कुछ नहीं आता था। स्कूल में ही बराबर विज्ञान की चर्चा रहती, मगर मेरे बाल सुलभ मस्तिष्क में बराबर यह खोज की भावना बनी रहती कि बाबूजी बराबर अपने साथ जो पुस्तकों और पत्र पत्रिकाओं का एक मोटा बस्ता लिए चलते हैं और सोते जागते सफ़र में चलते या घर में रहते, वह बस्ता सदा उनके बगलगी रहता और जिसे हम बच्चों को भी छूने नहीं दिया जाता। आखिर वह है क्या? शाम को जब टहलने निकल जाते तो मैं उनकी कुर्सी पर बैठकर उन सब कागजातों का मुआयना करता जो इन पुस्तकों और पत्रिकाओं में छुपा कर रखे रहते, और कुछ पंक्तियां को बड़े चाव से पढ़कर फड़क उठता। उनके लौटने के पहले ही उन सब चिटपुर्जों को उसी तरह सिलसिलेवार रखकर भाग जाता। सन 37 में एक दिन लहेरिया सराय में राम रहीम छपकर आया। उसका बड़ा सुंदर तिरंगा आवरण था। एक तरफ मंदिर और दूसरी तरफ मस्जिद के चित्र अंकित थे। महारथी की कला अपना कमाल दिखा रही थी। उस पुस्तक को देखने की मेरी उत्कंठा बढ़ी, मगर मैं जब भी उस पुस्तक को उठाता बाबूजी बिगड़ उठते। यह तुम्हारे पढ़ने की चीज नहीं है, तुम्हें कुछ भी समझ में ना आएगा, रख दो इसे। शायद श्रृंगार की दुनिया में उन दिनों मुझे दूर रखना चाहते थे, मगर मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बालक से कोई चीज जितनी दूर रखो उतना ही वह ललक कर उसके पास जाता है। एक रात मैंने राम रहीम की एक प्रति बाबूजी के कमरे से चुरा ली। दूसरे दिन उस प्रति की बड़ी खोज की गई, मगर वह तो मिलने से रही। उस चुराई हुई राम रहीम की प्रति को मैं बाहर खेमे में जाकर प्रतिदिन बड़े मनोयोग के साथ पढ़ने लगा। नतीजा यह हुआ कि उसकी शैली ने, उसके विचार ने उस छोटी उम्र में भी मुझे ऐसा प्रभावित किया कि मैं ओवरनाइट विज्ञान की बीहड़ दुनिया से खींचकर साहित्य की निराली दुनिया में चला आया, और तभी से मैंने कलम पकड़ ली। उनके जीवन की सबसे बड़ी खसूसियत यह रही कि गुस्सा उन्हें कभी नहीं आया, और दूसरे के गुस्से को भी सह लेने की उनमें अदम्य क्षमता थी। इसमें तो उन्हें कमाल हासिल था। कोई कुछ भी बक जाए मगर वह शांत रहते, जरा भी उद्विग्न नहीं होते। हंसकर कहते, अच्छा जाने दीजिए, आप नाराज हो गए, माफ करें। फल यह होता कि जो उन पर नाराज होकर आता वह पानी पानी होकर लौट जाता। 2-4 बार तो ऐसा भी हुआ कि दोस्त अहबाब गाली बककर चले गए, मगर वह पहले ही जैसे शांत रह गए। सहिष्णुता का ऐसा ज्वलंत उदाहरण और कहीं देखने को नहीं मिला। वह बड़े आत्मविश्वासी व्यक्ति थे और इसलिए उनके मस्तीपन में कभी कमी ना आई। परेशानियों के चकोह में घिर जाने पर भी वह हिम्मत नहीं हारते थे और रोजमर्रे के नियम का घड़ी की सुई की नोक पर पालन करते जाते थे। समय पर खाना, समय पर टहलना, समय पर लिखना, समय पर सो जाना और समय पर भोर में उठ जाना, यह क्रम तो मेरी माँ की मृत्यु के दिन भी बराबर चलता रहा। यही उनकी लंबी और स्वस्थ जिंदगी का राज भी था। आजीवन मितव्ययी रहे और कभी कीमती वस्त्र न पहना न ओढ़ा, मगर ज़रूरतमंद व्यक्तियों को दिल खोल कर देते रहे। अभी पिछली फरवरी में जब आखिरी बार सूर्यपुरा गए थे तो एक नई कीमती रज़ाई अपने लिए न रख कर उद्यान भवन के एक मजदूरे को दिलवा दिया। अपने मैनेजर से हंसकर कहा, इतनी कीमती चीज़ मैं नहीं ओढ़ सकता, मेरे लिए सस्ती रज़ाई बनवाओ। उस मजदूरे की शीत निवारण अभी इसी रज़ाई से करा दो, वह मुझसे ज़्यादा ज़रूरतमंद है। हमारी पत्नी हर साल जाड़े में परेशान रहती। उन्हें देखती कि वह जाड़े में ठिठुर रहे हैं। बक्स खोलकर गत वर्ष उनके लिए बनाए गए स्वेटर की खोज करती तो पता चलता कि वह तो गत वर्ष ही बंट गया। एक दिन देखा कि उनका नौकर उनका पश्मीने का कुर्ता पहने ठाठ से टहल रहा है। बेटी की शादी तथा गरीब बच्चों की पढ़ाई में काफ़ी रुपए गुप्त रूप से लोगों को देते रहते थे। किसी को कुछ पता भी नहीं चलता। उनकी मृत्यु के बाद उनकी चेक की अधकटी देखने से ऐसे कितने उदाहरण देखने को मिल रहे हैं। बच्चों को मिठाई खिलाने का भी उन्हें खास शौक था। गिरने के एक दिन पहले भी पास की झोपड़ियों में जाकर बच्चों को टॉफ़ी और लेमन जूस खिलाए थे। इसलिए
उनकी अर्थी जब उठ रही थी तो उनकी शव यात्रा में शामिल होने को बड़े बूढ़ों से बच्चों की तादाद ज्यादा थी। स्वर्गीय महावीर प्रसाद एडवोकेट जनरल बिहार से उनकी अटूट मित्रता थी। एक ही साथ दोनों आरा जिला स्कूल में रहे और फिर मेयोर सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद में उनका साथ रहा। सन 1910 में जब उनका नए रिफॉर्मर नाटक सरस्वती पूजा के दिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के तत्कालीन उपकुलपति डॉक्टर गंगानाथ झा के घर अभिनीत हुआ तो महावीर बाबू ने एक प्रमुख नायक का पार्ट अदा किया और तभी से वे बाबूजी के साहित्यिक जीवन में बड़ी दिलचस्पी लेते रहे। राम रहीम, पुरुष और नारी और चुंबन और चांटा के प्लॉट महावीर बाबू के जीवन में प्रवेश करने पर उन्हें मिल गए थे। पुरुष और नारी तो उन्हीं को समर्पित भी है। बिना महावीर बाबू के वह किसी भी सिनेमा या नाटक या जलसे में नहीं जाते। मगर हाय 1965 में जब महावीर बाबू उठ गए तो उसी दिन से इन्होंने भी सिनेमा या नाटक देखने जाना छोड़ दिया। हम लोग ने बहुत समझाया मगर उनका दिल ना माना। एक बार कुछ रिश्तेदार उन्हें ज़बरदस्ती पकड़कर वीना सिनेमा ले गए मगर कुछ ही मिनटों बाद उठकर चले आए। मुझसे कहा, जब से मुन्ना उठ गए तब से होली नहीं खेली जाती और जब से महावीर चले गए तब से सिनेमा नाटक में बैठा नहीं जाता। जाने जी कैसे करने लगता है। आज भी भागकर चला आया। अब तो जिंदगी एक फर्ज है, जीता चला जाता हूं मैं। यह शेर पढ़कर चुप रह गए। उनके उठ जाने से मुझे अब ऐसा महसूस होता है कि पहले 40 वर्षों से एक विशाल ऑर्केस्ट्रा की झनकार से जो सारा वातावरण मुखरित था वह एकाएक बंद हो गया। उस ऑर्केस्ट्रा में जाने कितने वाद्य यंत्र थे, जिसे अलग अलग ध्वनि, अलग अलग सुर फूटे पड़ते रहे। कभी संस्कृत की अलंकृत शैली की लावण्य लीला तो कभी टैगोर की आमी तोमाए भालोवाशी का पीयूष वर्षन और कभी लाल चूड़ीदार और रेशमी कमीज में बल खाती हुई उर्दू शायरी की वह कमसिन अपना हसीन नज़ारा दिखाकर कहीं छिप जाती। हर एक की अपनी भंगिमा रही, अपने तान तेवर रहे, परंतु फिर भी उनका संवेद स्वर अनगूंज गूंज सदा एक ही रहा। आज कहीं भी किसी भी कोने में लाख खोजने पर भी वे स्वर कहीं सुनाई नहीं पड़ रहे हैं। शायद अब कभी भी उनकी झनकार सुनाई न पड़े। ऑर्केस्ट्रा मंच का वह नायक अपने वाद्य यंत्रों से अपनी उजग उंगलियों को खींच जो चुका है। इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि हमारी यह प्रस्तुति आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अन्य पॉडकास्ट्स, वीडियो इंटरव्यूज़ आदि के लिए नई धारा को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।